हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट या रॉन्गफुल ओमिशन करता है तो उसके लिए उसे डैमेजेस पे करने होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में, जिसमें एक पर्सन का कोई फॉल्ट नहीं होगा या उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया होगा, बट उसे फिर भी लाइबिलिटी पे करनी होगी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी में दो टाइप्स की लाइबिलिटी आती हैं। फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रूल है वो आया था 1868 में विद द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। इस केस में रिलायंस और फ्लेचर दोनों ही आसपास रहते थे। दोनों के पास अपनी लैंड थी। रिलायंस की लैंड में थी उसकी माइंस और फ्लेचर की लैंड में थी उसकी मिल। अब फ्लेचर को अपनी मिल चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत थी और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फ्लेचर ने सोचा कि मैं अपनी लैंड पर एक रिजर्वॉयर बनवाऊं। रिजर्वॉयर एक लार्ज लेक होती है जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसका यूज़ किया जा सके। इस रिजर्वॉयर को बनवाने के लिए फ्लेचर ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को अपॉइंट किया। अब फ्लेचर के पास ही कुछ माइन शाफ्ट रखे हुए थे जिसे ना ही इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर ने कवर किया, ना ही उसकी ओर ध्यान दिया। उसकी वजह से जब रिजर्वॉयर में पानी भरा गया तो वो पानी निकलकर सारा रिलायंस की लैंड पर चला गया और उस पानी से रिलायंस की माइंस में काफ़ी भारी नुकसान हुआ। और अपने इस नुकसान के लिए रिलायंस ने फ्लेचर को सू किया। फ्लेचर ने इसके लिए डिफेंड में कहा कि जो भी सारा पानी रिलायंस की लैंड में गया है वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से गया है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और मैं नुकसान के लिए भी लायबल नहीं हूँ। बट जजमेंट में ये कहा गया कि रिलायंस को जो भी नुकसान हुआ है वो फ्लेचर ही भरपाई करेगा। और तभी इसी केस के साथ ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट इज डेंजरस थिंग। अगर किसी की लैंड पर कोई भी डेंजरस थिंग अवेलेबल हो, डेंजरस थिंग यानी कि नॉन नेचुरल थिंग। नॉन नेचुरल थिंग वो होती है जो कि नेचुरली किसी की लैंड पर नहीं होती है, बट उसे किसी स्पेशल पर्पस से वहाँ लाया जाता है और उसी को ही डेंजरस थिंग कहेंगे। अगर किसी की लैंड पर वो डेंजरस थिंग अवेलेबल है। सेकंड केसेस स्केप, यानी कि वो जो डेंजरस थिंग है वो उस एरिया से, उस लैंड से बाहर निकल जाती है, तो उस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल अप्लाई होगा। और इसके लिए तो डेंजरस थिंग रखने वाले पर्सन की प्राइमा फेसियल लायबिलिटी बनती है। अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रिजर्वॉयर है वो नेचुरल थिंग नहीं है। नॉर्मली किसी के भी लैंड पर रिजर्वॉयर नहीं होता, उसने अपने स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्वॉयर बनवाया था, तो वो एक डेंजरस थिंग है और उसका पानी निकल कर रिलायंस की लैंड पर चला गया, तो उस डेंजरस थिंग ने वहाँ से एस्केप किया है। यहाँ पर दोनों ही पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं, जिसकी वजह से जो लायबिलिटी है वो फ्लेचर की बनेगी, क्योंकि उसी की लैंड पर ही वो डेंजरस थिंग अवेलेबल थी। अब चाहे गलती कॉन्ट्रैक्टर की हो या इंजीनियर की। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से बचने के लिए डिफेंडेंट के पास भी कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उन एक्सेप्शंस की। सबसे पहला एक्सेप्शन है प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। इस एक्सेप्शन को समझने के लिए हम जानेंगे पोंटिंग वर्सेस नोक्स के केस को। इस केस में दो नेबर्स हैं। एक नेबर के लैंड में कुछ जंगली पेड़ हैं और साथ वाले नेबर के पास कुछ घोड़े हैं। एक दिन ये घोड़े नेबर के लैंड में जाकर उनके जंगली पेड़ को खाने लग जाते हैं और इन जंगली पेड़ को खाने से उन घोड़ों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जिस पर्सन के घोड़ों की मौत हुई है वो दूसरे पर्सन को सू करता है। अब अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के दोनों प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल था डेंजरस थिंग, यहाँ पर इस पर्सन की लैंड पर डेंजरस थिंग्स अवेलेबल है। और सेकंड प्रिंसिपल था एस्केप, यानी कि यहाँ पर जो डेंजरस थिंग अवेलेबल है वो वहाँ से निकल कर दूसरे किसी भी जगह पर चली गई है। पर इस केस में यहाँ पर जो पेड़ हैं वो निकल कर दूसरी जगह नहीं गए हैं,
बल्कि घोड़े उनकी ही लैंड में आकर उनको खाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का फर्स्ट एक्सेप्शन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सेप्शन की। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड। अब मान लीजिए किसी की लैंड पर कोई भी डेंजरस थिंग या नॉन नेचुरल थिंग अवेलेबल है, बट वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो डेंजरस थिंग वहाँ से इस्केप कर पाती है, तो उस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के लैंड पर कोई लेक है और हैवी रेनफॉल की वजह से वहां से पानी निकलकर दूसरे किसी लैंड पर चला जाता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है, बट यहाँ पर वाटर एस्केप का रीज़न एक्ट ऑफ गॉड है, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की, जो कि है म्यूचुअल बेनिफिट, जिसे लैटिन लैंग्वेज में बोला जाता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। तो इस एक्सेप्शन में कहा गया है कि अगर दो लोग आपसी सहमति से और दोनों के ही बेनिफिट के लिए कोई भी एक डेंजरस थिंग को अवेलेबल करते हैं और उसी की वजह से उन दोनों में से किसी एक को नुकसान पहुंचता है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन पर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेंजरस थिंग वहां पर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से अवेलेबल कराई गई थी। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की लैंड पर कोई भी डेंजरस थिंग अवेलेबल है और वो किसी भी स्ट्रेंजर की वजह से वहाँ से वो चीज़ निकलकर दूसरी लैंड पर चली जाती है, तो उस केस में भी जिसकी लैंड पर वो चीज़ गई है वो पर्सन दूसरे पर्सन को जिसकी लैंड पर वो थिंग थी उसको सू नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ एस्केप होने के लिए एक स्ट्रेंजर लायबल है। तो इस केस में भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, यानी कि अगर गवर्नमेंट या स्टेट कुछ भी काम करती है, जैसे कि रोड बनवाना या ब्रिजेस बनवाना, और उसकी वजह से किसी पर्सन को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी में सेकंड लायबिलिटी की, जो कि है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी को हम एक केस के थ्रू समझते हैं। ये केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी ने भोपाल में अपना एक प्लांट सेटअप किया। ये प्लांट पेस्टिसाइड को मैन्युफैक्चर किया करता था, जो कि डेंजरस थिंग है। अब इस प्लांट से एक दिन गलती से 40 टन डेंजरस गैसेस लीक हो जाती हैं और जो कि प्लांट के आसपास भी फैल जाती हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर 3000 लोगों की मौत हो जाती है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स लगाए गए थे वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, नॉन फंक्शन स्टेट में थे, और इसी केस से इंडिया में पहली बार एब्सोल्यूट लायबिलिटी के रूल को लाया गया। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इसके लिए एक एंटरप्राइजेज होनी चाहिए, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो, और वो एंटरप्राइजेज किसी भी डेंजरस या हेजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है एस्केप इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि जो डेंजरस थिंग है वो ज़रूरी नहीं कि उस पैरामीटर से बाहर जाए। अगर वो उस पैरामीटर में रहकर भी किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। जैसे कि हमने सीखा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को कुछ एक्सेप्शंस मिले हुए हैं जिससे कि वो लायबिलिटी से बच सकता है, बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डैमेजेस को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए साइज ऑफ द एंटरप्राइजेस को बेसिस लिया जाता है। जिस एंटरप्राइजेस से नुकसान हुआ है वो कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करेगा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डैमेज कितना होगा। आई होप आपको ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके, और इसके लिए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें। और लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।